गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए हम बात कर रहे थे भारतीय इतिहास के और भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु या यूं कहें स्वर्ण काल जिसको कहा गया है। तो जिसका स्वर्ण युग कहा गया है वो है गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य पर हमारी एक पहले क्लास हो चुकी है। अगर कोई डिफिकल्टीज है मतलब कोई समस्या है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं यानी वास्तविक इस वंश का यूं कहें कि जिसको एक मजबूत आधार प्रदान किया उस शासक के बारे में समुद्रगुप्त। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था पहली क्लास थी उसमें हमने गुप्त वंश की जानकारी और जानकारी के बाद हमने उसका प्रारंभिक जो क्षेत्र था वो और स्थापना पढ़ी। अब देखिए इसमें जो प्रारंभिक शासक थे वो था श्रीगुप्त जिसको आदिराज कहा गया है। उसके बाद हमने पढ़ा घटोत्कच और उसके बाद हमने चंद्रगुप्त प्रथम। अब इनके बाद जो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो इस वंश का प्रमुख शासक है वो है हमारा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बनता है और इसको भारत का क्या कहा गया है? नेपोलियन। क्या कहा गया है समुद्रगुप्त को? नेपोलियन। क्यों कहा गया है? कि जिस तरह से नेपोलियन ने विजय की थी उसी प्रकार एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना करता है समुद्रगुप्त। भारत में एक विशाल साम्राज्य की मजबूत साम्राज्य की स्थापना करता है और ये नेपोलियन कहा है एडम स्मिथ ने। भारत का नेपोलियन कहा है एडम स्मिथ साहब ने कहा है किसको? समुद्रगुप्त को। अब इसके बाद जो हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ने वाले हैं वो इसकी विजय क्रम, इसकी जानकारी और इसके बारे में काफी कुछ जो इसने साम्राज्य विस्तार किया। तो देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में हमारी क्या जानकारी है। तो सबसे पहले हम जानकारी के स्रोतों की बात करें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी। देखिए इसका समय जो है समुद्रगुप्त का जो समय माना जाता है 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी का समय माना जाता है। एक लंबा समय है, लगभग 40 वर्ष शासन करता है। तो इस दौरान इसने लगभग बहुत से भारत की एक वैज्ञानिक सीमा प्राप्त की थी जो आज तो कायम नहीं है किंतु वो उसके बाद कोई हासिल नहीं कर पाया। तो यहाँ जो इसकी जानकारी के स्रोत है वो सबसे महत्वपूर्ण यूं कहें कि समुद्रगुप्त नहीं पूरे गुप्त साम्राज्य की जानकारी का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है हमारी प्रयाग प्रशस्ति। क्या है? प्रयाग प्रशस्ति से हमें इसकी सबसे अधिक जानकारी मिलती है। और क्या क्या जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से? देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो है इस प्राचीन काल में हुआ क्या करता था, राजाओं के शासन में राजा का जो कार्य होते थे उसकी जो उपलब्धियां होती थी तो वो किसी शिलालेख पे किसी ग्रंथ में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर दिया जाता था उनके दरबारियों द्वारा। तो यहाँ भी जो समुद्रगुप्त है उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है इस प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग राज जिले में है यानी वर्तमान हम यूं कहें प्रयागराज जिला, पहले उसका नाम इलाहाबाद था, नाम बदल दिया गया है। तो प्रयाग उत्तर प्रदेश। और इसको लिखने वाला जो है इसी का महासांधि विग्रह। कौन था? एक पद हुआ करता था महासांधि विग्रहक जिसको मंत्री भी कह सकते हैं। तो समुद्रगुप्त का मंत्री या महासांधि विग्रहिक नाम क्या था? हरिसेन। ध्यान रखना प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता हरिसेन। कौन है? हरिसेन। महत्वपूर्ण नाम है याद करने के लिए कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? महासांधि विग्रहिक हरिसेन। क्या जानकारी मिलती है यहां से? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसकी जो शैली है, लिखने की जो शैली है वो है चंपू। अब चंपू का मतलब कोई अन्यथा अर्थ ना ले। चंपू का मतलब है गद और पद का मिश्रण, यानी काव्यात्मक रूप में भी है और गद्यात्मक रूप में भी ये है, यानी गद और पद का ये मिश्रण है शैली। अब भाषा की बात करें तो भाषा कौन सी है? संस्कृत। और लिपि जो है इसकी जो लिपि है वो है ब्राह्मी, क्योंकि भारत में उस समय ब्राह्मी लिपि ही प्रचलित थी। तो भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है। अब देखिए इसमें जो विशेष बातें मिलती है वो क्या है कि यहां पर जो था इसका पिता समुद्रगुप्त का जो पिता है चंद्रगुप्त, वो इसको भरी सभा में उत्तराधिकार का पद सौंपता है या उत्तराधिकार सौंप देता है और साथ में क्या कहता है कि आर्य
किसको कहता है? समुद्रगुप्त को। कि आर्य तुम श्रेष्ठ हो, आर्य तुम योग्य हो, पृथ्वी का पालन करो। कौन कहता है? समुद्रगुप्त का पिता चंद्रगुप्त प्रथम क्या कहता है कि आर्य तुम योग्य हो और योग्य हो तो संपूर्ण पृथ्वी का पालन करो। कौन कहता है? चंद्रगुप्त प्रथम। किसको कहता है? समुद्रगुप्त को, यानी अपने पुत्र को, और उत्तराधिकार का पद सौंप देता है। साथ ही देखो यहां पर समुद्रगुप्त के बारे में कुछ विशेष बातें इसमें मिलती है। तो यहां पर है धर्म प्राचीर बंद कहा गया है। किसे? समुद्रगुप्त को धर्म प्राचीर बंद। क्या मतलब है इसका? कि धर्म की दीवार तोड़ने वाला, धर्म दीवार तोड़ने वाला, धर्म की दीवार तोड़ने वाला किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। क्योंकि इसने एक विशाल साम्राज्य कायम किया था, तो धर्म की इसने कोई धर्म विशेष को संरक्षण नहीं दिया। आगे बात करें तो यहां पर समुद्रगुप्त के बारे में जो कुछ लिखा हुआ वो है लोक धमनो देवस्य। एक विशेष शब्द लिखा हुआ है कि लोक धमनो देवस्य, कि लोक में धर्म की स्थापना करने वाला। तो देखिए ये थी हमारे लिए जानकारी के मुख्य स्रोत समुद्रगुप्त की, जो है प्रयाग प्रशस्ति। यानी ये हमारा पहला स्रोत मान सकते हैं हम इसको। प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन लिखता है, शैली चंपू है, भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है, गद्य पद का मिश्रण है, और कहा गया है आर्य तुम योग्य हो, संपूर्ण पृथ्वी का पालन करो, लोक धमनो देवस्य। किसके बारे में कहा गया है? ये सब समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में। अब समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी का हमारा दूसरा स्रोत है, पहला स्रोत हो गया। दूसरा जो स्रोत है वो है यहाँ पर एरन लेक। एक एरन लेक मध्य प्रदेश से मिला है। कहां से? एमपी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो सागर जिला है वहां से। और इसमें समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम मिलता है दत्त देवी। पत्नी का नाम क्या मिलता है? दत्त देवी समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम मिलता है। और एक विशेष बात और मिलती है यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में एरन अभिलेख में ही, कि यहाँ पर समुद्रगुप्त के लिए पृथु और राघव से भी बढ़कर इसको दानी बताया है। किसको? समुद्रगुप्त को। पृथु और राघव प्राचीन काल में हुए थे दानी, तो उनसे भी बढ़कर बताया है। किसे? समुद्रगुप्त को। तो ये और विशेष बात है, बढ़कर दानी, कि इसने अधिक दान दक्षिणा दी थी, इसलिए उनसे भी इसको ऊंचा स्थान, ऊंचा दर्जा दिया गया है। नंबर तो तीसरी बात करें इसकी जानकारी का स्रोत, तो वह है गया ताम्रपत्र। गया ताम्रपत्र से भी इसकी जो उपाधि मिलती है वो परम भागवत की मिलती है, किंतु डीसी सरकार साहब नकार देते हैं। क्या मिलती है? परम भागवत उपाधि मिलती है, किंतु नकार दिया किसने? डीसी सरकार साहब ने नकार दिया। क्या कहा? ये तो जाली है। ये जो उपाधि यहाँ पर मिला है ये ताम्रपत्र ही जाली है। ताम्रपत्र वैसे होता क्या था? किसी व्यक्ति को उसकी उपलब्धियों को, उसके कार्यों के लिए उसके कार्यों के लिए उसको प्रशस्ति के रूप में दिया जाता था। यूं कह सकते हैं कि उसकी जो योग्यता थी उसको देखकर, जैसे आजकल शील्ड दी जाती है, उस तरह से उसको ताम्रपत्र दिया जाता था उपाधियों का, उपलब्धियों के बारे में। अगला जो बात करें तो वह है नालंदा ताम्रपत्र। यहां से भी हमें केवल इतना जानना है कि ये भी इसकी जानकारी का स्रोत है समुद्रगुप्त के। इसके बारे में इसकी उपाधियां यहाँ पर मिलती है। अब इसके अलावा एक जानकारी का स्रोत हमारे यहाँ इसका सिक्के हैं, तो उन सिक्कों पे इसका मूल नाम मिलता है। किसका? समुद्रगुप्त का। ध्यान रखना समुद्रगुप्त का मूल नाम क्या है? कच्छ है। समुद्रगुप्त का मूल नाम क्या है? कच्छ। और इन कच्छ शैली के जो सिक्के मिले हैं, हम किसकी बात करें? कच्छ शैली के सिक्कों की। जो कच्छ शैली के सिक्के मिले हैं उन सिक्कों की खास बात क्या है कि दो सिक्के के दो पहलू हैं। जो पहला है
उस पे समुद्रगुप्त का खुद की मूर्ति बनी हुई है और साथ में यानी जो उसकी चित्र बना हुआ है और साथ में लिखा हुआ है कर्मभीर उत्मेर। क्या लिखा हुआ है? कर्मभीर उत्मेर। ये सिक्के का एक तरफ का भाग है, पहला पहलू है, एक तरफ का भाग मुख पृष्ठ, और सिक्के का जो दूसरा भाग है वहां लिखा हुआ है, इसकी एक तरह से उपाधि कह सकते हैं, सर्वराजोच्छेता। ऐसी क्या मतलब हुआ इस उपाधि का? यानी सभी छोटे मोटे राजाओं का उच्छेदन या उनको पराजित करने वाला। तो ये कच्छ शैली के सिक्कों पर इसकी जानकारी मिलती है, सर्वराजोच्छेता और कर्मभीर उत्मेर। अब तो देखो, ये तो थी इसकी जानकारी के प्रमुख स्रोत समुद्रगुप्त की। अब समुद्रगुप्त की विजय के क्रम, देखिए इसने विजय को एक बड़ा यूं कह सकते हैं एक अभियान का रूप दिया था इस समुद्रगुप्त ने। ऐसा नहीं है कि एक विजय करके रुक गया, अभियान के रूप में इसने संपूर्ण भारत की विजय की थी। तो इसके विजय के क्रम को हम देखेंगे उससे पहले, यानी इसकी दिग्विजय योजना, इसने जो दिग्विजय योजना बनाई थी, ऐसा नहीं है कि कहीं पड़ोसियों के पर आक्रमण कर दिया, कि योजना के क्रियान्वित किया इसने योजना बना करके। तो उस योजना का जो उद्देश्य था, इस दिग्विजय योजना का जो उद्देश्य था वो था धरणी बंद। क्या था? वैसे मेरा नाम भी धरणीधर ही है, पर यहां पर धरणी बंद है। क्या मतलब है यहां धरणी बंद का? कि जो पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी को जीतना, बांधना। क्या उद्देश्य था? संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। हालांकि आज तक कोई नहीं जीत पाया, दावे बहुतों ने किए, कई हुए भारत में, कई हुए सिकंदर भी हुआ, भारत की बात करें समुद्रगुप्त हुआ, इसके अलावा तुगलक भी होता है, तो कई हैं। पर यहां जो उद्देश्य हम बात कर रहे हैं समुद्रगुप्त की, तो वो उद्देश्य था धरणी बंद का, यहां उद्देश्य था। अब इस उद्देश्य को लेकर के समुद्रगुप्त ने पूरे भारत में विजय की, और एक नहीं कई तरह से उसने विजय की पूरे भारत को। तो उसको हम विभिन्न भागों में विभिन्न क्रम अनुसार पढ़ते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम उसकी बात करेंगे वो है आर्यावर्त। आर्यावर्त की प्रथम विजय, आर्यावर्त की प्रथम विजय। अब आर्यावर्त किसे कहें? यहां पर देखिए, भारत की बात करें, एक छोटा सा मैप ड्रॉ करता हूं। यहां था पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र, जो बाद में इनकी शुरुआती दौर में ही राजधानी बन जाता है। इसको कहा गया है आर्यावर्त। ये दक्षिणापथ, तो और ये कुछ आटविक प्रदेश है, विंध्य क्षेत्र। तो हम बात करते हैं इसकी आर्यावर्त की प्रथम विजय। तो आर्यावर्त में ये पहला विजय करेगा, उसको हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से कि किन किन शासकों को पराजित करेगा। नंबर जो दूसरे नंबर पे आता है वो दक्षिणापथ की विजय। समुद्रगुप्त अपने दूसरे क्रम में दक्षिणापथ की विजय करता है। यहां पर भी 12 शासकों को पराजित करता है। नंबर 3 जो बात करें, आर्यावर्त पर द्वितीय आक्रमण। आर्यावर्त पर कौन सा? द्वितीय आक्रमण या द्वितीय विजय। यहां पर 9 शासकों को पराजित करेगा, जिनमें नागवंश प्रमुख है। चौथे नंबर पर देखेंगे हम आटविक प्रदेशों की। आटविक प्रदेश यानी मध्य भारत के जंगली क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, विंध्याचल वाला जो हिस्सा है वो। इसके बाद हम जो बात करेंगे सीमांत राज्यों की, नंबर 5। और सीमांत राज्यों में भी 2 प्रकार के हैं, एक को ये विजय करेगा और मिला लेगा, और दूसरों को प्रत्यर्पण। सीमांत राज्यों पर विजय। नंबर 6 बात करें सीमांत नृपतियों का, राज्यों का, नृपतियों का प्रत्यर्पण। तो देखिए इसको हम विस्तार से एक एक करके जानेंगे कि उसने कब, कहां, किस तरह से आक्रमण किया, क्या प्रत्येक का उद्देश्य था। सभी में यहाँ पर एक उद्देश्य रखता है, क्योंकि इतने बड़े भारत पे वो पूरे पर जीत करके अपना अधिकार कायम नहीं रख सकता था। इसने क्या किया, जीत लिया और उनको या तो लौटा दिया, या उनके साथ अपना वैवाहिक संबंध कायम किया, या फिर उनको मुक्त कर दिया, या उनको कर
की अधीनता में ला दिया। अलग अलग उद्देश्य रखेगा, तो हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आर्यावर्त की समुद्रगुप्त की प्रथम विजय। तो देखिए आर्यावर्त में जो प्रथम विजय की समुद्रगुप्त ने, उसका उद्देश्य था यानी अपना जो साम्राज्य प्राप्त किया था उसको एक स्थापित करने का काम यहां पर समुद्रगुप्त का था। तो देखिए प्रारंभिक जो क्षेत्र था वो ये था, यानी पाटलिपुत्र अभी अधिकार में नहीं था, एक सामंत के रूप में कह सकते हैं, यानी बहुत छोटा राज्य था चंद्रगुप्त प्रथम के पास में और समुद्रगुप्त के पास में। तो समुद्रगुप्त ने यहाँ योजना बनाता है, क्योंकि इसके पिता चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों के साथ में, लिच्छवी यहाँ वैशाली के थे भारत के ऊपरी क्षेत्र में, तो यहाँ पर वैवाहिक संबंध कायम कर लेता है। लिच्छवी उस समय की बहुत यो कह सकते हैं कि बड़ी शक्तिशाली जाति मानी जाती थी और उनके साथ गुप्तों के वैवाहिक संबंध कायम हो चुके थे। तो आर्यावर्त की जो प्रथम विजय है समुद्रगुप्त की, उस विजय में उसका उद्देश्य था इस पाटलिपुत्र को जीतना, पाटलिपुत्र पर आक्रमण करना। तो पहला उद्देश्य क्या था? पाटलिपुत्र को जीतना। और पाटलिपुत्र में उस समय शासक था कोटकुल या कल्याणवर्मन। कोटकुल या कल्याणवर्मन इस समय पाटलिपुत्र का शासक था, जिस पर समुद्रगुप्त आक्रमण करता है। किंतु जैसे ही ये आक्रमण करता है समुद्रगुप्त, पीछे से दो शासकों का आक्रमण होता है इसकी रक्षार्थ, जिनमें मथुरा का था अच्युत और पद्मावती का नागसेन। तो ये दो शासक पीछे से वार करते हैं, पीछे से आक्रमण करते हैं समुद्रगुप्त पर, जब समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर रहा था। किंतु ऐसे समय में समुद्रगुप्त को लिच्छवियों का सहयोग मिलता है। लिच्छवी यानी जिनका ये दोहित्र है, लिच्छवी का जाति का सहयोग मिलता है समुद्रगुप्त को, और लिच्छवियों के सहयोग से ना केवल इनको तीनों को पराजित करता है बल्कि पाटलिपुत्र पर अधिकार भी कर लेता है। और पाटलिपुत्र यहाँ पर समुद्रगुप्त की क्या बनती है? राजधानी बन जाती है। इस आर्यावर्त की प्रथम विजय के बाद, यानी एक साम्राज्य को स्टैब्लिश करने का, स्थायी करने का, राजधानी बनाने का एक कार्य इनका पूरा हो जाता है, मगध पर इनका अधिकार हो जाता है। और ये आर्यावर्त की समुद्रगुप्त की प्रथम विजय थी, जिसमें मथुरा का अच्युत, पद्मावती का नागसेन और पाटलिपुत्र का कोटकुल या कल्याणवर्मन पराजित होता है लिच्छवियों के सहयोग से। अब हम देखेंगे इसकी दक्षिणापथ की विजय समुद्रगुप्त की। आर्यावर्त की प्रथम विजय के बाद वो दक्षिण की ओर बढ़ता है। तो हम जो दूसरी विजय देखते हैं वो है दक्षिणापथ। अब देखिए दक्षिणापथ में शासक थे, 12 शासकों को पराजित किया। कितने शासकों को पराजित करता है ये? 12 शासकों को पराजित करता है। यहाँ एक नीति रखता है, क्योंकि मैंने बताया था हर जगह एक उद्देश्य लेकर चलता है। तो यहाँ पर जो इसका उद्देश्य था, ग्रहण मोक्षानुग्रह। कौन सी नीति है? ग्रहण मोक्षानुग्रह। मतलब पहले विजित करो या जीतो, फिर मुक्त करो और साम्राज्य या राज्य लौटा दो। ऐसा क्यों? क्योंकि दक्षिणापथ एक कठिन क्षेत्र था, जहां पर अधिकार कर रख पाना समुद्रगुप्त के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो समुद्रगुप्त यहां पर यह नीति अपनाता है कि जीत लेता है, किंतु अपनी अधीनता में लाने के बाद उनको कर देने के लिए बाध्य करता है और उनके राज्य उन्हें लौटा देता है। दोनों आपस में संतुष्ट हो जाते हैं। तो जो डॉक्टर राय चौधरी साहब हैं, उन्होंने इस विजय को धर्म विजय की संज्ञा दी है। क्या नाम दिया है कि समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ की विजय क्या है? उसकी धर्म विजय है, ऐसा कहना है डॉक्टर राय चौधरी साहब का। तो ध्यान रखना, दक्षिणापथ की विजय में 12 शासक है, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाता है। अब यहां पर जो ये 12 शासक हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि 12 शासक कौन कौन से हैं। तो हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय में, और दक्षिणापथ में 12। नंबर 1 बात करें हैं, सबसे पहले आता है यहाँ कौशल जो राज्य था उसका महेंद्र। तो इस क्रम में पराजित होने वाला सबसे पहले कौन है? कौशल का महेंद्र।
देखो ये जो कोसल का महेंद्र दक्षिणापथ में सर्वप्रथम पराजित होते आए, यानी समुद्रगुप्त के द्वारा सर्वप्रथम इसे ही पराजित किया गया। जो कहां पर था, इसकी राजधानी क्या थी, सीपुर। सीपुर इसकी राजधानी थी। इसके बाद जो नंबर 2 हम बात करेंगे वो है महाकांतर, और महाकांतर का व्यागराज। दूसरे पराजित होने वाला महाकांतर का व्यागराज, जो वर्तमान में कहां पर है, एमपी का संभलपुर क्षेत्र। एमपी जो राजस्थान के नीचे की तरफ, यानी जहां सबको, मध्य प्रदेश का संभलपुर क्षेत्र। इसके बाद हम देखेंगे कोरल का मंटराज, जो तीसरा था सबसे दक्षिण में, कोरल यानी केरल, कोरल का मंटराज। और कोरल कहां पर है, केरल के आसपास कोलेरू झील, कोलेरू झील का क्षेत्र। तो दक्षिणापथ में तीसरा पराजित होने वाला प्रमुख शासक था समुद्रगुप्त के द्वारा। इसके बाद जो चौथा आता है वो है पेष्टपुर। कौन है, पेष्टपुर का महेंद्रगिरी। दक्षिणापथ में जो चौथा शासक पराजित किया समुद्रगुप्त ने वो था पेष्टपुर का महेंद्रगिरी। और ये क्षेत्र जो था वो उड़ीसा वाला क्षेत्र है। उड़ीसा यानी कलिंग गोदावरी का पीठापुरम, कलिंग या गोदावरी का पीठापुरम क्षेत्र। तो दक्षिणापथ में देखिए 4 हो चुके हैं, दक्षिणापथ के 4 शासक। इसके बाद हम बात करें तो वह है कोट्टर का स्वामीदत्त। नंबर 5वां है कोट्टर, और वहां का शासक था स्वामीदत्त। यहां हमें सब देखिए, यहां हमें जो है इन सबके नाम याद ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि हमें केवल इतना पता होना चाहिए कि दक्षिणापथ में 12 शासक कौन कौन से थे। अगर हमारे सामने ऑप्शन आते हैं तो भी हम कर पाएंगे, डिस्क्रिप्टिव करेंगे तो भी हम इसको कर पाएंगे। इसके अलावा एरंडपल का दमन, नंबर 6 बात करें, एरंडपल का दमन, अब केवल नाम आएंगे। और नंबर 7 कांची का विष्णुगोप। कांची यानी कांजीवरम या कांचीपुरम, जिसकी राजधानी है पल्लव, यहां पर शासक थे। तो कांचीपुरम या पल्लव यहां के शासक थे। नंबर 8वां बात करें तो वो है अवमुक्त, और अवमुक्त का उस समय नीलराज। अवमुक्त का शासक कौन है, नीलराज। तो ये था 8वां इस क्रम में पराजित होने वाला। इसके अलावा वेंगी यहां पर दक्षिणापथ की तरफ वेंगी, 9वां वेंगी का जो शासक था इस समय वो था हस्तिवर्मन। ये 9वां शाक्य का उग्रसेन या पलकाप्य का उग्रसेन। 10वां कौन है, पालक भी कहते हैं, या पालक्य का, पलकाप्य का उग्रसेन। 10वां शासक जो दक्षिणापथ में समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ। इसके अलावा हम 11वें की बात करें तो वह है देवराष्ट्र। कौन है, देवराष्ट्र का कुबेर। और अंतिम जो था वो है 12वां कोस्थलपुर। कौन सा, कोस्थलपुर का धनंजय। तो ये कुल मिला के 12 शासक हैं जो दक्षिणापथ में समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित किए गए। नंबर 1 कोसल का महेंद्र जो सबसे पहले पराजित हुआ, सीपुर जिनकी राजधानी थी, महाकांतर का व्यागराज मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। इसके अलावा कोरल का मंटराज, पेष्टपुर का महेंद्रगिरी, कोट्टर का स्वामीदत्त, एरंडपल का दमन, कांची का विष्णुगुप्त, अवमुक्त का नीलराज, वेंगी का हस्तिवर्मन, पालक्य या पलकाप्य का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर और कोस्थलपुर का धनंजय तो दक्षिणापथ में पराजित होते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक विशेष बात, जो जायसवाल साहब है, केपी जायसवाल साहब ने क्या कहा है कि ये जो 12 राजा हैं ये मंटराज और विष्णुगुप्त के नेतृत्व में एक साथ इन्होंने युद्ध किया था। जायसवाल साहब का क्या कहना है कि ये मंटराज और विष्णुगुप्त के नेतृत्व में, और कब,
लगभग 345-46 में इन्होंने एक साथ मिलकर युद्ध किया था कुराल के पास। कहां पर? कुराल के पास तुमुल युद्ध। युद्ध का नाम भी दिया है इन्होंने, तुमुल युद्ध किया। ऐसा कहते हैं केपी जायसवाल साहब कि ये 12 के 12 शासक एक साथ इन्होंने मिलकर समुद्रगुप्त के विरुद्ध युद्ध किया था। जो भी हो, दक्षिणापथ में ये 12 शासक समुद्रगुप्त ने पराजित किए थे। अब इसके बाद जो हमें देखना है वो समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ के बाद आर्यावर्त की द्वितीय विजय, आठवीं राज्य और आगे किसकी विजय का क्रम, जो अब हम जानेंगे इसकी अगली क्लास में। धन्यवाद।